डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। तो पूरा स्टेटमेंट एक बार हेनरी साहब का कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस विच डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन इट, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। चलिए यहीं से 2 मिनट में देख लेते हैं क्या पढ़े थे पिछले क्लास में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, द अमाउंट ऑफ गैसियस सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस इन लिक्विड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं? तो कोई गैस जितना पानी में या लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उस अमाउंट को उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। स्टेटमेंट है लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे को तैसा ही डिजॉल्व करता है। इसमें बताएं कि अमोनिया गैस मैक्सिमम सॉल्युबल होता है वाटर में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ वाटर। हाइड्रोजन गैस मोर सॉल्युबल देन हीलियम गैस इन वाटर। हाइड्रोजन गैस ज़्यादा सॉल्युबल होता है हीलियम गैस से। ये भी क्यों होता है? तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिसमें बताए होंगे कि जिसकी साइज बड़ी होती है उसका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा लगता है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, जिसमें कहा यह गया था कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस ऑफ लिक्विड इज एक्सोथर्मिक इन नेचर as the gaseous molecule is in random motion. When they dissolve in water, their kinetic energy ceases and appear as heat energy. हमने ये बताया था कि कोई गैस मॉलिक्यूल को यदि वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, यानी एनर्जी देता है। वो इसलिए देता है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होता है। जब उसको पानी में डिजॉल्व करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। ठीक है, और इसी के वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। उसके बाद प्रेशर में हेनरी लॉ की बात कर रहे थे। द मास ऑफ गैस विच डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pressure applied on the gas at constant temperature. Mass is directly proportional to, तो m बराबर where kh is हेनरी लॉ कांस्टेंट। और उसी पर एक क्वेश्चन करवाए थे। हेनरी लॉ का दूसरा स्टेटमेंट था मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। x बराबर लिखने के लिए kh लिखेंगे। kh इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट, है ना, x बाई पी, और बाकी यूनिट कन्वर्सन बताए थे। और फिर ये फार्मूला का डिस्कशन हुआ था। चलिए आज हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेडिंग बना दीजिए। हेनरी लॉ कांस्टेंट के गुण।
तो पहला गुण है हेनरी लॉ कांस्टेंट का कि हेनरी लॉ कांस्टेंट KH इज स्पेसिफिक इन नेचर। KH इज स्पेसिफिक इन नेचर। KH स्पेसिफिक होता है, मतलब डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH। डिफरेंट गैसेस हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH। अलग अलग गैस अलग अलग KH का वैल्यू रखेगा। जैसे एक कांस्टेंट होता है ना, तो उस एक वो कांस्टेंट सबके लिए कांस्टेंट हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट अलग होगा, नाइट्रोजन गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट अलग होगा। दूसरा, KH is constant at constant temperature। KH is constant at constant यानी टेम्परेचर नहीं बदलेंगे तो KH का वैल्यू भी नहीं बदलेगा। वैल्यू ऑफ KH for the same gas increases with increasing temperature। KH का वैल्यू सेम गैस के लिए बढ़ेगा जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, यानी KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीसरा बात, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, देखे थे क्या? आज सुनो, पहले समझ लो, यहां पे समझने वाली बात। ये इक्वेशन 1 बना देते हैं, ये इक्वेशन 2 बना देते हैं, ठीक है? बताओ जरा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होने वाला है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लोग नीचे ही लिखना, हम बगल में लिख रहे हैं। जरा बताओ, 1 और 2 टेम्परेचर साथ साथ में है। टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, और टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। तो KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी, तो देखो एक रिलेशन मिल गया। नाउ यू कैन से कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज, क्या बोलोगे बताओ?
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, यानी कि जिस गैस का KH का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी, है ना। अभी 3-4 साल से कुछ गैस का KH का वैल्यू लिख देता है, अब पूछता है कि अरेंज देम अकॉर्डिंग टू सॉलिबिलिटी, तो वो सवाल बन जाएगा आसानी से, है ना। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, यानी KH ज्यादा तो सॉलिबिलिटी कम। जिस गैस का KH ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी कम। पिछले दिन एक DPP मिला होगा आप लोगों को, उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या? था क्या? देखो ना, है क्या आप लोग के पास? है क्या? वो IIT का क्वेश्चन था, JEE मेंस का। अब इसमें है क्या? देखो तुम लोग के पास भी होगा, हमारा तो दूसरा गैस। हमारे पास तो मेडिकल का क्वेश्चन है, तुम्हारे पास JEE का क्वेश्चन है, इसको भी उतार लीजिए और वो लाइए हमको, हमारे पास नहीं है शायद। ये तो बहुत बड़ा है। उतारिए इसको, आंसर बताइए। और जो DPP है उसमें 18 नंबर क्वेश्चन इसी एक लाइन कॉन्सेप्ट पे था कि जिस गैस का KH का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी। चलिए, मैं क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को जान लेने के बाद, नहीं जानने के बाद जो कहते हैं ना एग्जामिनेशन दीजिए, यही सब कारण है। ऐसे क्या था कि हेनरी लॉ कांस्टेंट 3 गैस का ये दिया हुआ है, सॉलिबिलिटी ऑफ दिस गैस इन वाटर फॉलो द ऑर्डर, सॉलिबिलिटी पूछता है। तो जब बच्चा एक ही बार जाकर के परीक्षा देता है ना, नीट चाहे JEE, तो उसको उस दिन लगता है कि अच्छा अगली साल सब गैस का KH का वैल्यू याद करके आएंगे, तब न पता चलेगा सॉलिबिलिटी कैसे कैसे है। बार बार एग्जामिनेशन और PYQ बनाने से ये सब खत्म रहता है। अभी देखो जो बनाया है उसको कितना आसान लग रहा है। एक गैस का KH का वैल्यू 145 है, दूसरे गैस का KH का वैल्यू 2 × 10⁻⁻5 है, तीसरे गैस का KH का वैल्यू 35 है। तो सबसे ज्यादा 145, सबसे कम सॉलिबिलिटी 145 की, सबसे कम सॉलिबिलिटी 145 की, यानी सबसे कम सॉलिबिलिटी A की। तो गए, उसके बाद C, और सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी सबसे कम है वैल्यू। अब देखिए कितना आसान सवाल है, पेन भी उठाना नहीं पड़ता है, न्यूमेरिकल बनाने की जरूरत भी ना पड़ी, खाली इतना सा बात जानने से हो गया। जिसका KH का वैल्यू ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी। अब देखो ये जो यहां पर JEE वाला क्वेश्चन था वो भी यही है, इधर गैस लिखा हुआ है, इधर KH का वैल्यू लिखा हुआ है,
ये आर्गन है, केएच का वैल्यू 40.39, कार्बन डाइऑक्साइड 1.67, HCHO 1.83 इंटू 10⁻⁻⁵, CH4 0.413। ऑर्डर पूछ रहा है, उतना करने का जरूरत है नहीं। अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी बताइए आप, सबसे ज्यादा किसका, हम ही लोग अरेंजमेंट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी किस गैस को सबसे ज्यादा सॉल्युबल कहिएगा आप? जिसका सॉल्युबिलिटी ये वाला है, सबसे कम ये है ना। केएच का वैल्यू सबसे कम, केएच का वैल्यू इस वैल्यू में सबसे कम तो है ही है ना, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल, सॉल्युबल सबसे अरे ज्यादा। अभिषेक आया है ना जी, अरे देखो हिंदी में लिखे हैं सबसे कम है वो, कि तुमको नहीं लग रहा है कि सबसे कम है 10⁵ है, ध्यान ही नहीं दे रहा। कौन ज्यादा है कौन कम बोलता है, तुम हमको बता रहा है कि इससे मतलब है क्या है सर? बताओ सबसे ज्यादा सॉल्युबल HCHO, उसके बाद कौन, उसके बाद सबसे कम ये है क्या CH4, उसके बाद 1.67 CO2, उसके बाद बस एक ही को तो बच रहा है, यानी सबसे कम सॉल्युबल है आर्गन और सबसे ज्यादा सॉल्युबल है फॉर्मलडिहाइड। HCHO को कहते हैं फॉर्मलडिहाइड। और ये सवाल जेई 2024 का ही होगा, वही समय में आया है, अब कुछ है यहाँ पे, लीजिए दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। इसीलिए मेडिकल वालों को जेई का क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए कहते हैं, है ना, कि सवाल जो है आसपास में 2-4 साल में एक दूसरे को देख के ही आ रहा है। वो ऐसा पूछा, ये ऐसा पूछा, बात तो एक ही है। चलिए एक लाइन कॉन्सेप्ट पे एक सवाल बना। क्या कॉन्सेप्ट था? जिसका हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू सबसे कम, वो गैस सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, वो गैस सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, बस यही है। चलिए यहाँ के बाद मुड़ते हैं, अभी जाइए। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ केएच। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी भाई साहब जो है, जितना बात बोले हैं उतना बात आप लोग भी समझ सकते हैं कि कोई गैस पानी में डिजोल्व करना है, बोले उस पर प्रेशर लगा दीजिए, जितना ज्यादा प्रेशर गैस पे लगाइएगा उतना ज्यादा गैस सॉल्युबल होगा, यही इतना बात तो कहते हैं, क्या इससे विशेष तो कुछ है नहीं। अब बहुत पहले से आप लोग जानते हैं एक लाइन, जानते हैं क्या? मछली देखिए कितना जल्दी जानते हैं, ये लाइन तो बिल्कुल बहुत अच्छे से सबको पता है। मछली, अरे बोलो ना आगे जी, हाँ, आजीवन उसका, हाँ, एक्चुअली में हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, वो कहा इसलिए गया है कि भाई वो
सांस ले लेती है पानी के अंदर। हमारे कहने का यहाँ पे जो एप्लीकेशन हेनरीज लॉ का है उसमें है कि मछली जल की रानी तो है लेकिन ऊपर वाले सरफेस पे तो नहीं रहती। नहीं, मछली 1-2 फीट पानी के नीचे मिलेगी, ऊपर कहाँ मिलती है? मिलती है क्या? खाली मछली ही नहीं, बोला इक्वेटिक जंतु जितना है, इक्वेटिक लिविंग बीइंग जितना है, दे ऑल आर मोर कंफर्टेबल बीनीथ द लेवल ऑफ वाटर, नॉट एट द लेवल ऑफ वाटर। वाटर लेवल पे कोई नहीं मिलता जितना इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, सब 1-2 फीट पानी के नीचे मिलता है। बोला ऐसा क्यों? तो देखिए, कह रहा है बच्चा ऊपर में देखेगा तब तो कोई वो उसको लेके चला जाएगा ना, तो 1-2 फीट नीचे रहती। इसमें हेनरी साहब कहते हैं कि वाटर लेवल पे प्रेशर जो है गैस का कम है या ज्यादा है? कम है। जैसे जैसे नीचे जाता प्रेशर बढ़ता है। और एक चीज देखते होंगे, टेम्परेचर घट भी जाता है। ऊपर में टेम्परेचर पानी का ज्यादा रहेगा क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट के फेस में। अब मछली या इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को सांस तो उसी वहीं से लेना है, तो ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा डिजॉल्व मिलेगा, एट द लेवल ऑफ वाटर या बीनीथ द लेवल ऑफ वाटर? बीनीथ द लेवल ऑफ वाटर। दोनों कारण है वहां पे, प्रेशर ज्यादा है और टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबल ज्यादा है, गैस मॉलिक्यूल सॉल्युबल ज्यादा है, और प्रेशर ज्यादा है तब भी गैस मॉलिक्यूल सॉल्युबल। इसलिए इक्वेटिक स्पीशीज मोर कंफर्टेबल टू लिव बीनीथ द लेवल ऑफ वाटर, बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर लेवल, है ना, पानी के अपर सरफेस पे नहीं रहती। ठीक है, चलिए तो पहला एप्लीकेशन इसी को डालते हैं। इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म are more comfortable to live beneath the surface of water level। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 साल के अंदर 3 बार पूछा है, अलग अलग तरीके से। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर मोर कंफर्टेबल टू लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर लेवल एज हाई प्रेशर, मोर solubility of gas, more solubility of air in water, also सपोर्ट में, चूंकि हेनरी लॉ लगा हुआ है तो हेनरी लॉ प्रेशर से ही बात करता है, लेकिन इसके सपोर्ट में आंसर बन जाएगा टेम्परेचर कम होता है, अपर लेवल से लोअर लेवल पे टेम्परेचर भी कम होता है, तो इसके लिए इसको ऑल्सो में लिख देते हैं, ऑल्सो देयर आर लेस टेम्परेचर। प्रेशर ज्यादा होता है टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर ज्यादा होता है टेम्परेचर कम होता है, इसलिए इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मोर कंफर्टेबल टू लिव बीनीथ द वाटर लेवल। तो मछली जल की रानी तो है लेकिन ऊपर वाले लेवल का नहीं, उसके नीचे वाले लेवल का। दूसरा भाई, दूसरा समझिएगा,
सॉफ्ट ड्रिंक समझते हैं जी? सॉफ्ट ड्रिंक नहीं समझते? क्या बात है। सॉफ्ट ड्रिंक सील्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, अरे वो ठंडा का बोतल को कह रहा है। ठंडा का बोतल हाई प्रेशर पे सील किया जाता है। अब पूछ दे क्यों, तो कहेंगे हाई प्रेशर से मोर गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। एज मोर अमाउंट ऑफ गैस सॉल्युबल इन वाटर, मोर अमाउंट ऑफ गैस soluble in water, as more amount of gas soluble in water at a high pressure। और जितना ठंडा होता है सबको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। एप्पल साइडर वगैरह जितना भी फिश एनर्जी ड्रिंक जितना सब आता है सबको सॉफ्ट ड्रिंक ही कहते हैं। यह हार्ड ड्रिंक कुछ नहीं होता है। हाँ, सॉफ्ट को हार्ड बनाइएगा, थोड़ा गरम गरम करके पीजिएगा तब। कभी कोको कोला गरम करके पिए हैं क्या? कि थम्स अप ले आए एक बोतल, फिर कढ़ाई में चढ़ा दिए कि भाई उबलेगा तब पिएंगे। उसको फ्रिज में रखा जाता है, क्योंकि लो प्रेशर पे गैस की, लो टेम्परेचर पे गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट समझ में आया? ठंडा का बोतल हाई प्रेशर पे सील्ड क्यों किया जाता है, पता चला? क्योंकि, अरे बोलो ना, पता क्या चला? हाई प्रेशर पे मोर अमाउंट ऑफ गैस सॉल्युबल होता है, एज मोर अमाउंट ऑफ गैस सॉल्युबल इन वाटर एट हाई प्रेशर। यही तो हेनरी साहब कहे थे। तीसरा, स्कूबा डाइवर, स्कूबा डाइवर की बात करनी है। स्कूबा डाइवर, कौन डाइवर? अरे ड्राइवर नहीं लिखें, डाइवर, डाइव पानी में डाइव करता है, ड्राइवर नहीं है, डाइवर्स है ना, तैराक को बोलते हैं जो पानी के अंदर जाता है। क्या बात, तो ऑफिस में ले जाओ, तो फैन चला लो, ले जाओ, जाओ थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद फिर आना। स्कूबा डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब है गोताखोर से। डाइवर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोताखोर बोलते हैं। गोताखोर मतलब समझ ही रहे ना, स्विमिंग किए कभी? अरे न, तालाब उला में न कूदा कभी यार, फैन वगैरह चला दीजिएगा। तालाब में नहीं कूदा कभी? घर के बगल में पोखरा उखरा में अरे वही डाइव मारना, वही हम लोग उसी को गोत कह देंगे। तो सुनिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एक बीमारी का डिस्कशन किया हुआ है। जैसे जैसे हम लोग पानी के अंदर नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर पे गैस का अमाउंट भी ज्यादा डिजॉल्व होगा। नहीं, कभी डुबकी लगाया है तो देखता है ना, नीचे से ऊपर फेंक, इतना प्रेशर रहता है कि आपको उठा के फेंक देता है। समझ रहे हैं?
अब डूब के पता ही नहीं चलेगा तो उसका बात थोड़े है, जिंदा की बात कर रहे हैं। अब सुनिए, ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कोई गैस डिजोल्व होगा तो वो ज्यादा अमाउंट में हमारे ब्लड में भी चला जाएगा। ब्लड में के हेमोग्लोबिन से गैस जुड़ता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन के पूरा एयर ही जाता है एक्चुअली में। एक्सहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है, CO2 नाइट्रोजन निकल जाता है, लेकिन एक्सहेल कर रहे हैं और ऊपर की तरफ भी आ रहे हैं तो अचानक से प्रेशर ऊपर की ओर घटेगा। तो पॉइंट ये है कि आपके ब्लड में जो डिजॉल्व गैस है ना वो तेजी से निकलेगा, चूंकि प्रेशर बढ़ रहा है, हेमोग्लोबिन में डिसोल्यूशन कमेगा, है ना। बॉडी में हेमोग्लोबिन है, वहां जाकर के एयर का सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। कौन कौन सा चीज जुड़ रहा है? हेमोग्लोबिन प्लस एयर। कहता है कि ऊपर आने में जो तेजी से गैस निकलता है उस दरमियान गैस मॉलिक्यूल कैपिलरीज में एयर बबल बनकर के फंस जाता है। ब्लड कैपिलरीज में क्या बन गया? एयर बबल्स। इस पेनफुल कंडीशन को हम लोग बेंड कहते हैं, बेंड्स हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कूबा डाइवर में क्या जानना है बीमारी का नाम? बेंड्स। क्या होता है बेंड्स? बेंड्स क्या होता है? बबल्स ऑफ गैस ट्रैप्ड इन ब्लड कैपिलरीज। क्या बोले? बबल्स ऑफ गैस ट्रैप्ड इन ब्लड कैपिलरीज। इसके कारण अब ब्लड वेसल में अब देखो स्वेलिंग आ जाएगा, ब्लड बबल्स बन के फंस गया है, एयर फंस गया है, तो वो कैपिलरी दर्द करता है। कहता है कि ज्यादा यदि ब्लड में एयर बबल्स बन जाएगा तो ये एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन होगा। स्कूबा डाइवर्स को, यानी जो भी डाइवर्स है, गोताखोर को, इसी के वजह से सिलेंडर दे दिया जाता है, पीठ पे सिलेंडर बांध लेता है। और डिस्कवरी टीवी देखा होगा ना, उसमें आदमी सब मछली बना करके डाइव करते रहता है, तो देखा होगा सिलेंडर पीछे में टंगा रहता है ताकि एक कंट्रोल प्रेशर पे वो ब्रीदिंग कर सके, है ना। नहीं तो वो करने में तो बहुत दिक्कत है। और अभी यहाँ पे स्विमिंग पूल में भी लोग डाइव करता रहता है, तो ये वाला सिचुएशन से बचना होगा। ये बेंड्स हो सकता है, ब्लड कैपिलरीज एयर बबल्स ट्रैप हो जाएगा, है ना। ट्रैपिंग ऑफ बहुत ज्यादा कंडीशन में लिख दिया है किताब में कि पेनफुल होगा और एक्सट्रीम कंडीशन पे डेथ होगा, है ना। तो ट्रैपिंग ऑफ एयर बबल्स in blood capillaries this painful condition known as बेंड्स। क्यों बनता है ये भी बता दिए कि नीचे जाते हैं लो प्रेशर, ऊपर में है हाई प्रेशर, तो अचानक से गैस मॉलिक्यूल आउट होता है एक्सहेलेशन में, और अचानक से आउट होने की वजह से क्या हो जाएगा? बबल्स बन जाएगा।
ठीक है, इसलिए स्कूबा डाइवर्स को क्या दिया जाएगा? गैस सिलेंडर। बढ़िया ना? टू कोप द कंडीशन ऑफ बेंड्स, scuba divers dive with gas cylinder filled with, है ना? इसी कंडीशन से बचने के लिए स्कूबा डाइवर्स को क्या किया जाएगा? एक सिलेंडर दिया जाएगा जिसमें 11.7% हीलियम होगा। ऐसे 11.7% एयर में हीलियम नहीं होता है ना? 11.7% हीलियम होगा और 56.3% नाइट्रोजन होगा, और बाकी का जो 32% के करीब में बच गया ना, 32.1% ऑक्सीजन होगा। ये कंपोजिशन भी एक बार नीट में आया हुआ है, इसलिए थोड़ा ध्यान इस पे भी रखिएगा। 100 हो गया, देखो तो एक जगह 0.2 है शायद, अब हो गया होगा। है ना? ऐसे एयर में 80% नाइट्रोजन होता है, और जो एयर बबल्स बनता है ना, वो ज़्यादातर चांसेस नाइट्रोजन गैस फंसने का ही है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ही एयर में एक ऐसा गैस है जो ज़्यादा अमाउंट में है और हमारे बॉडी में अनरिएक्टिव भी है। वो यदि एयर में हम लोग लेते हैं साथ में, तो वो जितना लेते हैं उतना पूरा का पूरा निकल ही जाता है ना? वो यूटिलाइज नहीं होता। और ऐसे भी पता है आपको कि नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट नहीं करता है रूम टेम्परेचर पर। चौथा एप्लीकेशन माउंटेन पे रहने वालों के लिए, माउंटेनर्स या पर्सन लिविंग एट हायर अल्टीट्यूड, जो ऊंचाई पे रहता है। क्वेश्चन कहता है जो पर्सन ऊंचाई पे रहता है, हिमालय पे नहीं, हाई अल्टीट्यूड पे, माउंटेन पे, वो जनरली मेंटली वीक होता है, फिजिकली वीक भी होता है। अब तुम लोग 2-4-5 माउंटेनर्स को जानता होगा जो बहुत सुंदर भी होता है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि वो मेंटली वीक है और फिजिकली वीक भी है। बोर्ड का क्वेश्चन भी है कि दे आर अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसके कारण भी हेनरी साहब है, बोलेगा यदि पर्सन कोई हाई एल्टीट्यूड पे रह रहा है, इसका मतलब है कि वो हमेशा लो प्रेशर पे रह रहा है। हाई एल्टीट्यूड पे रह रहा है मतलब एयर का लो प्रेशर पे रह रहा है हम लोग के कंपैरिजन में, ठीक है? लो प्रेशर में है यानी कि लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन हेमोग्लोबिन ऑफ ब्लड, उसमें ऑक्सीजन गैस ब्लड में डिजॉल्व होता है, लेकिन हम लोग के अपेक्षा में कम होता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है।
तो ऑक्सीजन का लेस सप्लाई होगा तो उसका बॉडी हमारी तरह ग्रो नहीं करेगा, उसका दिमाग हमारी तरह वर्क नहीं करेगा। ये जवाब है। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, solubility of gas decreases with decreasing pressure which occurs in higher altitude। तो तीसरा चौथा एप्लीकेशन ये है कि पर्सन लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड और माउंटेनर्स are physically and mentally weak, physically and mentally weak, as they suffer from देखो एक बीमारी यहां भी है, सफर फ्रॉम, देखो क्या लिखे, अरे पढ़ के देखो। तो दो बीमारी का डिस्कशन है यहां पे। जो कोई बीमारी नहीं है वो लिविंग मतलब कि रहन सहन की वजह से, जो पर्सन हायर एल्टीट्यूड पे रहेगा या माउंटेन पे रहेगा उसको जनरली एक बीमारी होगा, उसको क्या बोलेंगे, क्या होता है एनोक्सिया। अब लिखेंगे एनोक्सिया में क्या होता है, फिजिकल मेंटल वीक होता है। अब ऐसे नहीं कि एक एमपी साहिबा है कंगना रनावत जी, कहिएगा देखिए तो सर कितना स्मार्ट, कितना तेज, मेंटली फिट, तो वो तो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स तो होगा ही ना। वो तो अपने रहने सहने की वजह से वो वहां पे लगातार उसी कंडीशन में रहती का एनोक्सिया से सफर करने का मतलब है। वो हम लोग के यहाँ भी जो पहाड़ वहाड़ पे देखते हैं दातुन वगैरह लाते हैं बाजार से, लकड़ी गुड़ी काट के बाजार में बेचते हैं सब, वो सब पतला दुबला नहीं रहता है। वो उसके लिए एकदम पहाड़ी पे जाना नहीं है। अपने यहाँ भी देखेंगे कि जो हाई एल्टीट्यूड पे वो बेचारा कंकाल ही है, मांस उसके शरीर पे है नहीं। कारण है कि रिस्पिरेटरी रेट बॉडी का एक होता है ना BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वही कम है, वहां ऑक्सीजन ही कम जा रहा है, तो रिस्पिरेटरी रेट कम है, खाना भी कम पचा रहा है। दे आर सडनली सफर फ्रॉम फिजिकली एंड मेंटली वीक। एनोक्सिया किसको कहेंगे, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द क्या सेल और टिश्यू, leads to a symptom known as anoxia। है ना। और ये हुआ क्या, ये हुआ क्यों, ये हुआ क्यों, तो क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, रीजन एट हायर एल्टीट्यूड the pressure on the air is less, so they are less soluble in blood। है ना। हायर एल्टीट्यूड पे
एयर का प्रेशर कम है, हायर अल्टीट्यूड पे एयर का प्रेशर कम है, इसलिए वो ब्लड में सॉल्युबल कम होगा, हमारे तुलना में कम होगा। और ये वाला पब्लिक जनरली टायर्ड महसूस करेगा, जैसे आप लोग भी कभी कभी नहीं कहते बहुत थकल थकल लगता है, कोचिंग क्लास जाने का मन नहीं करता है, मतलब कहीं इस पर बात तो नहीं जा रहा है, एनोक्सिया से सफर कर रहा है ना। अभी देखते हैं हमारे मोदी साहब को, उनका मेटाबॉलिक रेट कितना हाई है, मालूम चलता है सुबह में दिल्ली में उठे, दोपहर में कलकत्ता में, फिर शाम में तमिलनाडु में, रात में 10 बजे फिर अपना योगा कर रहे हैं, और फिर सोए हैं, फिर सुबह में जो है पटनों आ गए, है ना। मतलब और ये वाला आदमी क्या करेगा, कौन जाता है यार, छोड़ो, घर ही ठीक है। उसके सपोर्ट में एक दो गाना सुन लेगा कि ये दुनिया ये महफिल मेरे किसी काम की नहीं। है ना, जरा छोड़ो यार, हटाओ, क्या ही रखा है, घर ही ठीक है, बेडे पे ठीक है। ये सब जो है ना, वो कहीं ना कहीं से लिविंग स्टाइल का प्रॉब्लम का बीमारी है, ये एनोक्सिया और बेंट्स दोनों। और स्विमिंग करता है लोग, इस बात को जानता है नहीं, और एक बार दो बार डाइव मार करके कहता बड़ा थका थका लग रहा, तो गए काहे के लिए थे, गए थे एक्सरसाइज के लिए, गए थक, आदमी घूमता फिरता ज्यादा है एयर ही लेने के लिए, एयर का अमाउंट ब्लड में बढ़े। रामदेव बाबा का पूरा साम्राज्य चला हुआ है कि आप एनोक्सिया से सफर न करें, अनुलोम विलोम इसी पर आधारित है कि सांस तेजी से लीजिए, तेजी से छोड़िए, यानी ज्यादा प्रेशर में आप सांस लीजिएगा, होगा क्या, ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड में डिजोल्व होगा, आपके बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, डाइजेशन सुधरेगा, रिस्पिरेशन सुधरेगा, तो ब्लड फ्रेश महसूस करेगा, आप ताजा होइएगा। इसीलिए कहता हूँ एक आध घंटा आधा घंटा योगा करना चाहिए, लेकिन इसमें कोई मतलब है, किसी तरह से मम्मी के डांट के वजह से उठ गए, किसी तरह से घिंचा तिरा के पहुंच गए, फिर घिसिया तिरिया करके, नहीं तो आदमी का प्रेशर इतना है कि धकेल के घर पहुंचा ही देगा, यही होगा। हेनरी लॉ खत्म हो गया। अब क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 ATM CO2 pressure at 298 Kelvin.
एक एटीएम बराबर 10⁵ पास्कल होता है जी। एक एटीएम बराबर 10⁵ पास्कल। पिछले क्लास में बताए थे कि हेनरी लॉ का फॉर्मूला में कैसे लगाइएगा सवाल में, आज भी बताएंगे। 2 मिनट आप कोशिश कर लो, फिर हम बता दें। तो पढ़ते पढ़ते गांव चले गए थे, तो कहाँ थे? गाँव गए थे ना। दो तरीके से हम बताएंगे इसको, आपको आया आंसर किसी को? देखिए क्या कह रहा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट केएच का वैल्यू CO2 के लिए 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल है, ठीक है। 298 केल्विन पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, क्वांटिटी नंबर ऑफ मोल में भी निकल देगा और नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद आप वेट निकाल सकते हैं। इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, यानी पानी का नंबर ऑफ मोल कितना है? तो 500 ml 500 ग्राम पानी बराबर होता है बाई 18, ये आएगा 27.75 मोल। When packed under 2.5 atm प्रेशर, यानी प्रेशर ऑन कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है 2.5 atm, जिसको आप लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल। नंबर ऑफ मोल CO2 का निकालना है। देखिए फॉर्मूला था KH बराबर P/X। KH हेनरी लॉ कांस्टेंट, प्रेशर बाई मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका? CO2 का है। CO2 किस में डिजोल्व है? पानी में डिजोल्व है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। प्रेशर जो है 2.5 atm है, यानी 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 27.75, जहां पे हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁸ 8, 1.67 इंटू 10⁸ 8। इसको रीअरेंज कर देते हैं तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस 27.75 बराबर 2.5 इंटू 10⁵ बाई 1.
करने के लिए एक तो इग्नोर भी करा दिया, अब क्या? हालांकि हमेशा करना है ये जरूरी नहीं है। यहां पे नहीं आया तुम लोगों को ये? दिखाई दे रहा है सबको? लिख भी लिया होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 27.75 इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ बाई 1.67। क्या कितना आता है? 0. गोधा सब कुछ बोल भी नहीं करता। 041 न आंसर तो है नहीं। फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा अपना अगला सवाल देंगे हम, है ना? क्वेश्चन, H2S ए टॉक्सिक गैस, मतलब वो कैलकुलेशन घर पे जाके करिएगा। विथ रॉटेन एग लाइक स्मेल, क्या हो गया क्वेश्चन को? इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। तुम लोग बिना गुना भाग के संतुष्ट नहीं होता नहीं, वो कर देते हैं। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S in water at STP is 0.195 मोलल, छोटा वाला m लिखा हुआ खाली, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट KH। उतारो ये सवाल भी उतारो, पीछे जाकर के उसका सॉल्यूशन भी करते हैं हम। एक्चुअली में हम लोग बड़े हो गए ना, 12वां में चला था, सोचते गुना भाग करने थोड़े यहाँ पे आए हैं, हम उसमें क्या नया सिखा देंगे। गुना भाग तो कर ही लेगा। यही कॉन्सेप्ट की वजह से उधर में नहीं बढ़े आगे, वो भी पहली बार छोड़ दिए। करते हैं कोई लिख करके ये आगे बनाओ जिसको बन गया है, और जिसको नहीं बना है गुना भाग तो वो मेरे साथ है। हमारे पास तो कैलकुलेटर है ही है। और जल्दी लिखना यार, बनाइए। बन गया? कितना है इसका आंसर? 0.284। गुना भाग में बहुत कंपटीशन है। चलिए ठीक है, लिख दिया, क्वेश्चन लिखा। अब जिनको आगे बनाना है बनाइए, हम चलते हैं गुना भाग करने। यही तो है। हाँ, जिनको लगेगा कि समय बर्बाद होता गुना भाग करके, वो अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बाकी मेरे साथ रहिए, देख लेते हैं क्या है। यही नहीं जी, 27.75 गुना 2.5 69.375 इंटू 10⁻³
चलिए 69.375 डिवाइडेड बाई 1.67 कितना आ रहा है? 0 नहीं, ये आ रहा है 41.54 इंटू 10⁻³ मोल बराबर 0.0415 मोल है ना। मोल में इतना आंसर होगा। और यदि कोई पूछ देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होगा तो बताओ। 0.04154 गुना 1 मोल CO2 का वेट 44 ग्राम, तो 0.04154 ग्राम मोल का वेट 44 से गुना कर देंगे बराबर। तो 0.04154 गुना 44 1.82 ग्राम। दोनों आंसर हो सकता है। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। यदि आप यूनिट मोल लिख रहे हैं तो यही सही है, यदि ग्राम लिख रहे हैं तो वो सही है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आ रहा है मोल लिख दीजिएगा ग्राम, तब दिक्कत है। ठीक है, अब एक और बातें होती है कि सर इग्नोर कर दिए थे नीचे वाला CO2 को, तब आया था। इग्नोर नहीं करते तब कितना आता? तो करो हिम्मत एक बार, क्या ही जाता है। इससे हम लोग का थोड़ा विजन भी क्लियर होगा कि इग्नोर क्यों कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल को CO2 को x मान लो, मान लिए, तो x बाई एक्स प्लस 37.75 बराबर 2.5 इंटू 10⁵ माइनस 8 बाई 1.67। तो x बाई एक्स प्लस 27.75 बराबर 2.5 डिवाइडेड बाई 1.67 कितना आ रहा है? 1.49 इंटू 10⁻³ तो x बाई एक्स प्लस 27.75 बराबर 0.0149 क्या 1000 आएगा। 1000 में एक और जीरो लगेगा ना जी। देखो तो सही लिखे हैं, इतना बता दो सही है। 2 जीरो की 1 जीरो, दो जीरो की 1 जीरो। अरे बताओ ना जी, 10⁻³ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब 0.00149 है, 15 कर दें। x प्लस 27.75 बराबर x ही आएगा। 0.0015x प्लस 0.0015 गुना 27.75 बराबर x। तो 0.0015 में गुना करना है 27.75 का। देखिए मोल फ्रैक्शन निकाल रहे, बहुत बड़का चीज थोड़े ना निकाल रहे। इतना का गुना कितना आया? 0.0015x प्लस 0.0416 बराबर x।
अब बस इतना में से इतना घटा देंगे तो 0.0416 ही तो आ रहा है। तो एक में यानी 1 रुपये में कई रुपये घटाना है? 10.0015। तो करीब करीब नेग्लिजिबल नहीं है क्या वो? बोलो ना जी। 1 -0.0416 कितना आया? गलती। 1-0015 बताइए। 0.9985 आ रहा है। 0.9985x बराबर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा जगह बना देते हैं और बराबर 0.0416। तो x बराबर 0.0416 बाई 0.9985x। तो 0.9985 आ रहा है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। दूसर का कोई बना रहा है जी? डिवाइडेड बाई 10.9985। देखो कितना आ रहा है? 0.01416। यही इतना आ रहा है। तो यदि इग्नोर नहीं किए थे तब कितना आ रहा था? 0.04154। इग्नोर नहीं किए तब कितना आ रहा है? तो अंतर कुछ आ रहा है ज्यादा? 0.0416 0.01415। तो कोई ज्यादा का अंतर? तो इतना जो फालतू का गुना भाग कर रहे हैं उसकी जरूरत प्रूव किया ना कि इतना करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर करके सीधा भागा दे के आंसर निकाल देना है। ज्यादातर सवाल में ऐसे चलेगा। चलिए अगला बनाइए। यही गुना भागा आप लोग करना नहीं चाहते हो। अगला बनाइए। बनेगा? H2S एक टॉक्सिक गैस है, रॉटन एग लाइक स्मेल। H2S का स्मेल सड़ा हुआ अंडा की तरह होता है। यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये तो इंफॉर्मेशन ही हुआ यहां तक तो कुछ कह ही नहीं रहा है सवाल। यहां तक कह रहा है कि सड़ा हुआ अंडा का स्मेल जो होता है वो H2S के वजह से होता है। इफ द सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP, STP का मतलब समझते हो जी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है इस पे? टेम्परेचर कितना लेना रहता है? 298 केल्विन। प्रेशर 180। कितना सॉलिबिलिटी दिया हुआ है? 195। छोटा वाला m लिखा है, मतलब क्या समझेंगे? मोलल। मतलब ये कि 0.195 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ वाटर। यही ना मतलब है जी इतना मोलल का? अभी अभी पढ़ रहे थे हम लोग KH बराबर P बाई X। किसका X? H2S का। तो
प्रेशर कितना है, बोलो ना जी। मोल फ्रैक्शन H2S का निकलेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। वही मोल फ्रैक्शन निकालना है जिसका कल टेस्ट दे करके सब नंबर ले आए हैं, बस वही कम्मा है। केएच का वैल्यू पूछ रहा है, निकल तो गया। केएच बराबर 1 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S 0.195 बाई नंबर ऑफ मोल 0.195 और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 1000 बटा 18, 1000 ग्राम है। तो केएच बराबर 1 बाई 0.195 बाई 0.195 प्लस 55.55। देखो अभी भी नीचे वाला ये वाला इग्नोर कर देंगे तो कोई भारी अंतर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अब इतना आसान था ही तो ले लेते हैं। केएच बराबर ये वाला ऊपर चला जाएगा 0.195 प्लस 55.55 बाई 0.195, 5 हो गया, 9 5 14, 4 बच गया 1, 5 और 1 6 1 7, 55.745 0.195, 55.745 में भागा दे देंगे 0.195 का 55.745 डिवाइडेड बाई 0.195 285.87 और इसका यूनिट हो जाएगा एटीएम। केएच का यूनिट हो जाएगा एटीएम। नीचे मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का यूनिट होता नहीं है। ऊपर में 1.013 बार लेते तो यूनिट वहां बार लिख देते, 10⁵ पास्कल लेते तो यूनिट वहां पास्कल लिखते, है ना। चूंकि केएच का यूनिट प्रेशर के यूनिट के बराबर होना है तो कुछ भी हो सकता है। इसका दूसरा मेथड होगा अब देखो, पहले से हम लोग पढ़ रहे थे मोल फ्रैक्शन, पढ़ रहे थे ना। इस क्वेश्चन में कुछ विशेष निकालना है क्या? मोल फ्रैक्शन ही तो निकाले, केवल नाम हो गया, हेनरीज लॉ हो गया, ये निकलता तो मोल फ्रैक्शन ही है। बोलो, दूसरा मेथड से बनाया सब। इसका जो सेकंड मेथड है वो पिछले दिन फार्मूला बताए थे, मोललिटी दिया रहे तब क्या करना है। कहां गया? ये देखिए, P बराबर KH गुना मोललिटी गुना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सीधा मोललिटी पुट कर देंगे, प्रेशर बराबर, ठीक है। उस पे भी रख के बना सकते हो। है ना। एक्चुअली में KH बराबर प्रेशर बटा मोललिटी गुना मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, किस चीज में? केजी में। तो केएच बराबर प्रेशर 1 है,
मोललिटी 0.195 दिया है और मॉलिकुलर मास सॉल्वेंट का 18 ग्राम, तो 18 गुना 10⁻³ सॉल्व कर दो, यही आएगा। सॉल्व ही नहीं करेगा। कुछ लोग गुना भागा में साथ देंगे, कुछ लोग माथा पटक लेंगे, कुछ लोग न्यूमेरिकल देख करके ही माथा दुखेगा। ये सब होगा, ये सब नेचुरल फिनोमेनन है ना। जैसे नीतीश कुमार जी कहते ना कि बिहार का डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पाया, इसके वजह ज्योग्राफिकल कंडीशन है। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन तो हो ही सकता है ना। 1000 डिवाइड बाई 3.51, देखिए कितना आ रहा है, 284.9, मतलब 285 तो हो ही गया ना। तो करीब करीब उतना ही आ रहा है। क्या केएच बराबर किस चीज में यूनिट लिखना है? प्रेशर है ऊपर, एटीएम। ये सेकंड मेथड था आसपास में। अब एक क्वेश्चन देंगे जिस पर पेन भी देंगे, देख लेते हैं। पेन रखे हैं हम, पेन रखे हैं, जल्दी उतारिए। पेन है देखिए, बस ये पेन देंगे। हाँ, एक क्वेश्चन पेन वाला। एक क्वेश्चन पेन वाला। हाँ यही है, यही है पेन वाला क्वेश्चन। बनाइए, पेन लीजिए, छुट्टी भी लीजिए साथ में। हाँ बना दीजिए, छुट्टी ले लीजिए। हाँ, हाँ 10⁵ रुकिए। हाँ देखो, वो अलग इंस्पिरेशन दे रहा है पीछे में, कि वो पेन के लिए इतना कौन बनाता है। बियाह में बैंड बजाने का क्या जरूरत है भाई, जाके बियाह कर ले सीधा। लेकिन बैंड बजाता है कि नहीं बजाता है, कोई जरूरत है? तो कुछ कुछ काम रहता है। हेनरी लो का ही सवाल है, यहां पे बनाना है और पेन लेना है। प्रॉब्लम तो कहाँ से लेके आए देखिए, वो दिखाई दे ही रहा होगा। हालांकि एनसीईआरटी में 39 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है। हम लोग एडवांस का क्वेश्चन हम एनसीईआरटी कह रहे हैं। एनसीईआरटी का 39 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है।
4 इंटू 10⁻⁵ 10⁻⁻, ये सही है। बनाइए, पेन लेना है तो बनाइए। बना तो है, लेकिन तरीका क्या है? देखिए आप लोग, पेन दे दे, नहीं तरीका ठीक नहीं है, समझे वो तरीका नहीं है। देखिए जी, देखिए कैसे बनना है। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, solubility of nitrogen gas in water at 298 Kelvin, 5 ऊपर है, यानी केच दिया हुआ है 1 इंटू 10⁵ ATM। ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, ध्यान रखिएगा, हवा में मोल फ्रैक्शन एयर का, एयर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.8 है। तो ये मोल फ्रैक्शन वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हम लोग एक्चुअली में सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, लिक्विड इन गैस पढ़ रहे हैं। तो जो मोल फ्रैक्शन लेते हैं वो लिक्विड और एयर का होता है। एयर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.5 है, 0.8। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन, कहां पे? एयर में, लिक्विड में नहीं, एयर में 0.8। द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, अब कह रहा है ये कि एयर से नाइट्रोजन कितना डिजोल्व होगा 10 मोल पानी में। 10 मोल पानी में एयर से नाइट्रोजन कितना डिजोल्व होगा जब उस पर प्रेशर लगाया जाए 5 ATM। तो दो तरह का मोल फ्रैक्शन हो गया ना, एक मोल फ्रैक्शन एयर में हो गया, एक हो गया पानी में नाइट्रोजन। क्लियर है? समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अरे सुनो, पहले देखो, समझो सिचुएशन क्या है। एयर देख रहे हो, अभी हवा, एयर में क्या क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कितना है नाइट्रोजन? 80% मान लो। और ऑक्सीजन कितना है? तो 80-20। वही लिखा है कि नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.8 है। ठीक है। क्या बोले थे हम कि जिस गैस को डिजोल्व करना है पानी में, उस पर कितना प्रेशर लगेगा ये जानना पड़ता है। तो पार्शियल प्रेशर निकालेंगे हम लोग। पार्शियल प्रेशर ऑन नाइट्रोजन
पार्शियल प्रेशर का एक फॉर्मूला बताए होंगे, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये गैस का डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। तो मोल फ्रैक्शन 0.8 है और टोटल प्रेशर हमको कितना लगाना है इस पे, 5। तो बोलो कितना लगा, कितना एटीएम लगा, 8 × 40/10, यानी कितना प्रेशर लग रहा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे प्रेशर कितना लग रहा है। नाउ KH बराबर प्रेशर बटा मोल फ्रैक्शन ऑन नाइट्रोजन। KH का वैल्यू लिखा है 10⁵। प्रेशर कितना लगा नाइट्रोजन पे, 4 एटीएम। नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर यहां लिख देते हैं बराबर 4/10⁵ लिख दें क्या, अरे लिख दें, बोलो। इसको बोले थे इग्नोर कर देने के लिए। नंबर ऑफ मोल किसका, नाइट्रोजन का, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हो जाएगा, लिखा है वो 4/10⁵। तो बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना हुआ, 4 × 10/10⁵, 4 × 10⁻1 और ऊपर जाएगा तो 4 × 10⁻⁻4 मोल। आंसर तो वही आया, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट उसमें दिखाई नहीं दे रहा था जो अभी बनाई थी बच्ची, बस यही बात के लिए उसको हटा दिया, है ना। हो जा रहा था वही P1/x1 बराबर P2/x2 से गुना हो जा रहा था, लेकिन एक तो एयर में मोल फ्रैक्शन था नाइट्रोजन का, अब हम लोग को पानी में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो तरीका ये था, नया बात यही है। और ये क्वेश्चन 2009 में आने के बाद अभी तक 2-3 बार आ चुका है, मेडिकल में भी 1 बार आ चुका। हाँ, वो मोल फ्रैक्शन कभी 0.8 लिख दिया है, कभी 80% लिख देता है वो। चलिए आज हो गया, अगले दिन आपका टॉपिक होगा वेपर प्रेशर। अगला दिन पढ़ाएंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। थ्योरीज टॉपिक होगा। सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसमें थ्योरी न्यूमेरिकल मिक्स है, थ्योरीज पढ़ना है, न्यूमेरिकल बनाना है, थ्योरीज पढ़ना, न्यूमेरिकल बनाना है, तो दोनों काम साथ ही साथ चलेगा। और इस चैप्टर में 4-5 हेडिंग लगेगा उस तरह से।